सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। जीजेपीएससी मेंस पेपर 5 यानी कि इकोनॉमिक्स की क्लास हो रही है, जिसमें हमने सेक्शन बी को शुरू किया था और लगभग हमने सेक्शन बी को कंप्लीट कर लिया है। कुछ क्वेश्चंस छूटे हुए हैं, उनको आज हम लोग इसी वीडियो पे कंप्लीट कर लेंगे और इसी के साथ सेक्शन बी जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम लोग सेक्शन सी या फिर सेक्शन डी दोनों में से किसी एक सेक्शन को कवर करेंगे और वो भी काफ़ी जल्दी ख़त्म कर देंगे। इसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उसके थ्रू ऐड हो सकते हैं और टेलीग्राम से नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन है कि विकास के संकेत देने वाले प्रमुख संकेतक जैसे HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, GDI, GEM के मानक निर्धारण पद्धति की विवेचना करें। साथ ही इस संदर्भ में वर्तमान रिपोर्ट का भी विश्लेषण करें। यानी कि जो भी हम लोग का HDI, GDI, GEM है, ये सब यानी कि जो कि हम लोग के विकास के बारे में बताता है कि ये सब में जैसा हम लोग का रैंक रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग को एक अनुमान लगेगा कि भारत की स्थिति क्या है। तो इसके बारे में विवेचना करना है और साथ ही साथ वर्तमान रिपोर्ट का भी विश्लेषण करना है कि वर्तमान में क्या स्थिति है भारत की। तो सबसे पहला मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसी को हम लोग बोलते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक क्रय शक्ति समतुल्यता के आधार पर यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा यानी कि जन्म के बाद कितने साल तक हम लोग जीते हैं, एवं शिक्षा गुणांक से मिलकर बना एक सामाजिक आकलन है जिसमें मानव जीवन की गुणवत्ता आंकी जाती है। तो सबसे पहला कि मानव विकास सूचकांक में 3 चीज़ आ गया। जो मानव विकास सूचकांक जो है क्रय शक्ति समतुल्यता के आधार पर जारी किया जाता है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय को देखा जाता है, जीवन प्रत्याशा यानी कि हम लोग कितने एवरेज साल बचते हैं, और शिक्षा गुणांक यानी कि शिक्षा, ये तीनों से मिलकर एक हम लोग सामाजिक आकलन निकालते हैं और जिससे कि मानव जीवन की गुणवत्ता के बारे में पता लगाया जाता है। इसके 3 गुणांक हो गए क्या क्या। तो सबसे पहला शिक्षा गुणांक, फिर जीवन प्रत्याशा और तीसरा प्रति व्यक्ति आय। मानव विकास सूचकांक को शुरू करने का श्रेय सबसे पहला पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब अल हक को जाता है और इसमें भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को जाता है। यानी कि मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाले कौन कौन, 2 लोग, एक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब अल हक और भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, इन दोनों ने मिलकर मानव विकास सूचकांक को विकसित किया है। अब मानव विकास सूचकांक का वर्गीकरण कैसे होता है। तो सबसे पहला कि उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश जो होंगे वो 0.8 से लेके 1 के बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर मानव विकास सूचकांक जो है तो वो 0 से लेके 1 के बीच में वैल्यू आता है। तो अगर 0.88 से लेकर अगर 1 के बीच में अगर वैल्यू आता है तो वो उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश होंगे। फिर 0.5 से लेकर 0.799 के बीच में आते हैं तो वे मध्य मानव विकास सूचकांक वाले देश कहे जाएंगे, और जो 0.2 से लेकर 0.4 के बीच में एग्जिस्ट करते हैं तो वे निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश कहे जाएंगे। और इसका जो एवरेज वैल्यू है वो 0.64 लिया गया है। और आर्थिक सहयोग विकास संगठन देशों के लिए यह मान 0.879 है। यानी कि OECD में जो भी देश है तो उनके लिए मान 0.879 है, तथा दक्षिण एशिया के लिए 0.514 है, और किसी भी देश का यह मान 0.200 से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि ऑन एवरेज वैल्यू कितना लिया गया, 0.624 लिया गया है, और मिनिमम कितना होना चाहिए किसी भी देश का मान, तो 0.20 से कम नहीं होना चाहिए। फिर है कि UNDP के द्वारा जो भी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में जारी किया गया तो उसके अनुसार मानव विकास सूचकांक भारत का स्थान 131वां है। लेकिन वर्तमान में अगर 2022 की रिपोर्ट को अगर हम देखें तो इसमें टोटल 193 देश में भारत का रैंक जो है वो 134 है। यानी कि 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का रैंक जो है वो HDI में 134 है, जबकि यहाँ पे 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का रैंक 131 है। अब आता है लैंगिक विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक क्या हो गया, तो जिसमें हम लोग 3 चीज़, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा गुणांक और प्रति व्यक्ति आय, इन तीनों के आधार पर हम लोग विकास के बारे में विकास के एक संकेतक के रूप में प्रयोग करते हैं। HDI में 2012 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का रैंक 134 हो गया, जिसमें टोटल देश 193 शामिल थे। अब लैंगिक विकास सूचकांक। तो लैंगिक विकास सूचकांक में क्या हो गया, तो क्रय शक्ति समतुल्यता यानी कि वही परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा
एवं शिक्षा गुणांक के मानकों पर महिला जनसंख्या को सापेक्षिक उपलब्धियों के सामाजिक आकलन को लिंग संबंधी विकास सूचकांक कहते हैं। यानी कि यहाँ पे भी आ गया क्या, यहाँ पे भी आ गया हम लोग का प्रतिव्यक्ति आ गया, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा हो गया, और शिक्षा गुणांक के मानक में यहाँ पे महिला जनसंख्या को सम्मिलित किया गया। तो महिला जनसंख्या की जो भी सामाजिक उपलब्धि है, जो भी सापेक्षिक उपलब्धि है, उनका सामाजिक आकलन ही क्या कहलाता है, तो लिंग संबंधी विकास सूचकांक या फिर लैंगिक विकास सूचकांक। तो यहाँ पे वही तीन चीज़ कि महिला की शिक्षा, महिलाओं की जीवन प्रत्याशा और महिलाओं की प्रतिव्यक्ति आय। अब लैंगिक विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019, इसमें क्या हो गया कि सबसे पहले इनको प्रकाशित कौन करेगा, तो यूएनडीपी करेगा, जिसमें भारत का स्थान 112 था। अगर हम 2022 की रिपोर्ट की बात करें, यानी कि यूएनडीपी के द्वारा जो 2022 में रिपोर्ट जारी किया गया था, उसके अनुसार टोटल 193 देश में भारत का रैंक 108 रहा। अब लैंगिक अधिकारिता मापन, तो इसमें क्या आ जाएगा, तो GEM, तो लैंगिक अधिकारिता मापन क्या होगा, जिसमें हम लोग लैंगिक समानता की गणना के लिए प्रयोग करते हैं, और इसका विकास यूएनडीपी के द्वारा किया गया है। और 1995 में जो है, तो 1995 में GEM यानी कि जेंडर एम्पावरमेंट मेजर्स तथा GDI यानी कि जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स को मानव विकास सूचकांक के साथ साथ प्रथम बार आकलित किया गया था। यानी कि लैंगिक अधिकारिता मापन, जिसको हम जेंडर एम्पावरमेंट मेजर्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो क्या एक सूचकांक है जिसमें लैंगिक समानता की गणना करते हैं, और इसका रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। 1995 में पहली बार GEM और GDI यानी कि जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स को मानव विकास सूचकांक के साथ साथ पहली बार आकलित किया गया था, और इसके अंतर्गत महिलाओं के सापेक्षिक विकास को आकलित किया जाता है। फिर एक जेंडर एम्पावरमेंट मेजर यानी कि लैंगिक अधिकारिता मापन इस बात की गणना करता है कि क्या महिलाएं पुरुषों के समान ही आर्थिक, राजनीतिक और जो भी डिसीजन वाले क्षेत्र होते हैं उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है या नहीं करती है। फिर एक जेंडर एम्पावरमेंट मेजर यानी कि GEM की गणना का आधार क्या है, तो राजनीतिक निर्णय में महिलाओं की भागीदारी यानी कि राष्ट्रीय विधायिका में महिलाओं की क्या क्या भागीदारी है। फिर आर्थिक निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी यानी कि प्रशासनिक और प्रबंधकीय या फिर पेशेवर हो या तकनीकी व्यवसाय में महिला की क्या भागीदारी है, या फिर जो घर में हम लोग अर्जित आय है उसमें महिला की क्या भागीदारी है, क्या प्रतिशत है। फिर है कि GEM को नीति निर्धारण के लिए एक महत्वपूर्ण आधार स्वीकार किया गया है, क्योंकि इसके माध्यम से देश में महिलाओं की तुलनात्मक स्थिति स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती है। और GDI एवं GEM मानव विकास सूचकांक के साथ तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो एकीकृत विकास को प्रदर्शित करता है, लेकिन जो महिला की स्थिति है उसमें स्पष्ट रूप से विश्लेषण नहीं किया गया। यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में महिला की स्थिति के बारे में एग्जैक्टली बात नहीं किया गया है, जबकि GDI और GEM जो है वो एकीकृत ना होकर तुलनात्मक रूप से HDI के साथ अध्ययन किया जाता है। और इसी दोष को दूर करने के लिए बहुत सारी नई अवधारणाएं जैसे कि GDI, GEM, GII इत्यादि को स्वीकार किया गया है। और इसी के साथ जो हम लोग का ये पहला क्वेश्चन था, ये HDI के बारे में बात करना था, GDI के बारे में बात करना था और GEM के बारे में बात करना था, तो ये तीनों कंप्लीट हो गया। अब ये दूसरा चैप्टर है, विकेंद्रीकरण योजना क्या है और विकेंद्रीकरण के निर्धारक तत्व तथा गुण एवं दोषों की विवेचना करें। तो ये थोड़ा बहुत पॉलिटी से संबंधित होगा। तो विकेंद्रीकरण यानी कि केंद्रीकरण का विपरीत प्रतिक्रिया। और विकेंद्रीकरण में सत्ता एवं सरकारी कार्यक्रम एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होकर बहुत सारे निचले स्तर पर स्थानांतरण कर दिए जाते हैं। अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम तथा राज्य सरकारों द्वारा संचालित कार्यक्रम को पंचायती प्रणाली के माध्यम से कराना विकेंद्रीकरण का लक्षण है। यानी हम लोग को पता भी है कि पंचायती प्रणाली आया ही था जो कि विकेंद्रीकरण को लाया था साथ में। तो विकेंद्रीकरण के निर्धारक तत्व जैसे कि जेम्स डब्ल्यू फंसलर के अनुसार ऐसे 4 तत्व हैं जो किसी अभिकरण में केंद्रीकरण अथवा विकेंद्रीकरण के प्रति रुझान को तय करता है। और वे सारे तत्व क्या है? सबसे पहले उत्तरदायित्व का तत्व। तो केंद्रीय विभाग कार्य की दृष्टि से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और यदि किसी क्षेत्र विशेष में कोई गड़बड़ी होती है तो इसकी उत्तरदायित्व
प्रधान कार्यालय पर ही आता है। ये सारा हम लोग पॉलिटी में पढ़ चुके हैं और यही कारण है कि प्रधान कार्यालय अधिकाधिक सत्ता को अपने हाथों में रखना चाहते हैं, क्योंकि सारी जिम्मेदारी उन्हीं के आते हैं, उन्हीं के ऊपर आता है। तो वे जरूर चाहेंगे कि भी सारा अधिकाधिक सत्ता उनके हाथों में ही होना चाहिए। फिर दूसरा आता है प्रशासनिक तत्व। तो प्रशासनिक तत्व में क्या आ जाएगा कि विकेंद्रीकरण को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक तत्व हैं, जैसे कि अभिकरण का मत, कार्यकाल, नीतियों व फिर कार्यविधियों का अस्थायित्व, क्षेत्रीय कर्मचारियों की योग्यता व क्षमता। इसके अलावा कार्य की गति, मितव्ययिता और आदि। तो यदि कोई प्रशासनिक अभिकरण पुराना है और उसकी नीतियों में अस्थायित्व आ चुका है तथा एक योग्य व अनुभवी क्षेत्रीय कार्मिक को तैयार करने का भी अवसर उसे मिल चुका है, तब विकेंद्रीकरण करना सरल होगा। यानी कि हम लोग को एक ऐसा मतलब कि कोई अस्थायित्व हम लोग को पर मिल चुका है, साथ ही साथ एक अनुभवी और एक योग्य क्षेत्रीय कार्मिक भी हम लोग को तैयार करने का अवसर मिल चुका है। यानी कि हम लोग बहुत अच्छी तरीके से उस फील्ड में हम लोग अपना हाथ जमा लिए हैं। तो उस स्थिति में विकेंद्रीकरण करना काफ़ी ईजी हो जाएगा, जबकि इसके विपरीत नए प्रशासनिक अभिकरणों के लिए यह कार्य कभी कठिन हो जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट है कार्यात्मक का तत्व। तो कार्य की प्रगति भी केंद्रीकरण अथवा विकेंद्रीकरण का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि प्रधान कार्यालय के पास एक ही प्रकार का कार्य होने पर विकेंद्रीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर एक ही प्रकार का कार्य है तो वहाँ पर विकेंद्रीकरण की कोई आवश्यकता होगी नहीं, अलग अलग कार्य होंगे तो ही विकेंद्रीकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो विभिन्न प्रकार के कार्य होने पर ही विकेंद्रीकरण अनिवार्य हो जाता है। कतिपय विषय इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उनके संबंध में संपूर्ण सत्ता प्रधान कार्यालय के हाथों में होनी चाहिए। यानी कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जैसे कि प्रतिरक्षा हो गया, विदेशी मामले हो गए, संचार, ये सारा जो है पावर वो प्रधान कार्यालय के पास ही होना चाहिए। इसमें एक रूपता होना आवश्यक है और इसके विपरीत कृषि, जल संसाधन आदि विषयों से संबंधित सत्ता क्षेत्रीय कार्यालय को सौंपी जा सकती है, क्योंकि कृषि के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग माहौल है, अलग अलग तरीके, अलग अलग सुविधाएं हैं। तो उसके लिए अगर हम लोग केंद्र में बैठ के सारा डिसीजन लेंगे तो वो एग्जैक्टली सही साबित नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय कार्यालय को ही वो जिम्मा सौंप देना चाहिए। फिर कुछ आएगा एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाएंगे, जैसे कि कुछ विषय में बाह्य तत्वों यथा जनता एवं स्थानीय संस्थाओं के सहयोग की आवश्यकता होती है। अतः इन परिस्थितियों में झुकाव विकेंद्रीकरण की ओर होगा। ऐसे विषय का कार्यक्रम भले ही केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किए जाते हैं, किंतु उनमें जनता और स्थानीय जनता का सहयोग अनिवार्य हो जाते हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे बाह्य तत्व हो जाएंगे या फिर जनता या स्थानीय संस्थाओं का सहयोग भी आवश्यकता हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में जो झुकाव हो जाएगा हम लोग का वो विकेंद्रीकरण की ओर हो जाएगा। फिर आता है विकेंद्रीकरण के गुण क्या हैं और दोष क्या हैं। तो सबसे पहला विकेंद्रीकरण का गुण, तो जनता का प्रशासन में अधिकाधिक योगदान होगा तथा ऐसा शासन लोकप्रिय हो रहता है। स्थानीय आवश्यकता के अनुकूल प्रशासन को ढाला जा सकता है। स्थानीय स्तर पर नए नए प्रयोग की संभावना बनी रहती है। विकेंद्रीकरण व्यवस्था संकट काल के अनुकूल होती है, क्योंकि निर्णय की सत्ता उस स्थान विशेष में निहित होती है। पांचवा है कि लाल फीताशाही, विलम्ब जैसी बुराइयों को कोई अवसर नहीं मिलता इसमें, और प्रशासन में लचीलापन व गतिशीलता बनी रहती है। सातवां नंबर, विकेंद्रीकृत प्रशासन एक प्रकार की प्रशिक्षण शाला के रूप में कार्य करता है, अतः क्षेत्र अधिकारी अधिक कुशल व दक्ष होते हैं। फिर आठवां है कि प्रधान कार्यालय छोटी मोटी समस्याओं में ही उलझ कर नहीं रह जाता है, पर गंभीर समस्याओं को निपटाने का पर्याप्त अवसर भी उनको मिल जाता है। तो ये सब हो गए गुण। और दोष क्या है, तो सबसे पहला कि इसमें क्षेत्रीय अधिकारी की मनमानी चलने लगती है, और विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की शासन प्रणाली होने के कारण प्रशासनिक एकरूपता का अभाव रहता है। इस पद्धति में भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है और अधिकारी वर्ग क्षेत्रीय राजनीतिक दल बदल में फंसने लगते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का क्वेश्चन था कि विकेंद्रीकरण योजना क्या है और विकेंद्रीकरण के निर्धारक तत्व, उनके गुण और दोष, ये सारा हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में विकेंद्रीकृत नियोजन के ऐतिहासिक प्रयासों की विवेचना करें। तो विकेंद्रीकरण नियोजन को लाने के लिए भारत में क्या ऐतिहासिक प्रयास रहा, उसके बारे में हम लोग को डील करना है। तो आज़ादी के पूर्व काल से ही महात्मा गांधी विकेंद्रीकृत नियोजन के पक्षधर थे, और संविधान के अनुच्छेद 40 में यह प्रावधान किया गया है कि भविष्य में केंद्र एवं राज्य सरकार ग्राम पंचायतों के गठन के लिए प्रयास करेगी। हम लोग पता है अनुच्छेद 40 में पंचायत के बारे में बताया गया है। इसे विकास के इंजन के रूप में विकसित करेगी। ग्राम पंचायत ग्रामीण विकास का रोड मैप तैयार करेगी तथा जन भागीदारी के जरिए ग्रामीण भारत का पुनरुद्धार करेगी, ऐसा महात्मा गांधी का मानना था। इस दिशा में पहल की शुरुआत 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम से होता है, परंतु इसे
विधिवत रूप से 1992 में लागू किया गया। यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो भी महात्मा गांधी ने कहा उनको साकार करने के लिए 1952 में शुरू किया गया, लेकिन सही तरीके से 1992 से एलपीजी रिफॉर्म के बाद लागू हो पाया, जिसका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। तो सबसे पहला कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का गठन किया गया था 1952 में। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता यानी कि लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और पंचायती राज की दिशा में पहला प्रयास नेहरू के द्वारा 1952 में किया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाकर, और बाद में इसकी समीक्षा हेतु बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था 1957 में। अब आएगा बलवंत राय मेहता समिति। तो 1952 में जो भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम का गठन हुआ था उनके साथ साथ पंचायती राज व्यवस्था की नींव को भी सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ग्राम पंचायत के साथ सहकारी संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी पर भी जोर दिया गया, लेकिन स्वशासन की स्थानीय इकाई के रूप में पंचायतें पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकी थी। अब है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर भी भारी खर्च करने पर और बढ़ चढ़कर किए गए दावे की पुष्टि के लिए 1957 में, यानी कि जब 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया तो उसमें भी काफ़ी खर्चा आया और उसमें बहुत सारे दावे किए गए। तो उन्हीं दावे को पुष्टि करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने अपना रिपोर्ट दिया, जिसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को तुरंत स्थापित किया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया अपनी रिपोर्ट में। उनकी सिफारिशें क्या क्या थी? तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होना चाहिए, खंड स्तर पर पंचायत समिति होना चाहिए और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन होना चाहिए। यानी कि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय संरचना को लागू किया। दूसरा, इन संगठनों के नाम मात्र के लिए सत्ता का हस्तांतरण नहीं होना चाहिए, यानी कि बस नाम का ये तीनों नहीं होना चाहिए, इनके पास भी पावर होना चाहिए अपना। और पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन प्रक्रिया लागू होनी चाहिए जैसे कि अभी भी है, और सभी विकास संबंधी कार्यक्रम व योजनाओं का क्रियान्वयन इन्हीं संगठन के द्वारा किया जाना चाहिए। फिर है कि इन संस्थाओं का दायित्व के निर्वाह के लिए उचित वित्तीय साधन सुलभ होना चाहिए, यानी कि पैसा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसे की कमी की वजह से ये लोग अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। इस व्यवस्था को इस तरह से लागू किया जाए जिससे भविष्य में सत्ता के विकेंद्रीकरण के लक्ष्य को पाया जा सके। और समिति की सिफारिश को राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा 1958 में स्वीकार किया गया, और परिषद ने समिति की सिफारिशों के मुताबिक किसी विशेष प्रणाली को अपनाए जाने के बजाय इसके निर्णय राज्य पर ही छोड़ दिए, यानी कि राज्य ही डिसीजन लेंगे इस मैटर में। फिर कि परिषद ने बुनियादी सिद्धांतों और आधारभूत विशेषताओं को पूरे देश में एक जैसा रखने का फैसला किया। और पंचायती राज का आरंभ जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर को राजस्थान के नागौर जिले में हुआ। तो जैसा कि पता है कि 2 अक्टूबर को राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया गया था, लेकिन सबसे पहले संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के बाद पंचायती राज को अपनाने वाला राज्य कर्नाटक बना था। अब आता है इसके बाद अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति 1977 में गठन किया गया जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। तो इन्होंने पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली के अध्ययन के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया था, और 1978 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें 132 सिफारिशों को प्रमुखता से 132 सिफारिश थी, जिनमें से कुछ कुछ प्रमुख है जिनके बारे में दिया गया है कि जिला परिषद को मजबूती प्रदान किया जाए और ग्राम पंचायत की जगह मंडल पंचायत की स्थापना होनी चाहिए, ऐसा अशोक मेहता समिति ने बताया। और इन्होंने द्विस्तरीय पंचायत के बारे में बात किया था, जबकि बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायत के बारे में बात किया था। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय पद्धति में बदला जाए और जिला स्तर पर जिला परिषद होना चाहिए, और 15 से 20 हज़ार की जनसंख्या वाले गाँवों के समूह पर मंडल पंचायत का गठन किया जाना चाहिए। और राज्य स्तर में लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला की प्रथम बिंदु होने चाहिए। जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी निकाय बनाया जाए, और पंचायती चुनाव में सभी स्तरों पर आधिकारिक रूप से राजनीतिक दलों की भागीदारी होनी चाहिए। फिर है कि पंचायती राज संस्था का अपने स्तर पर कराधान या फिर कोई अन्य विसर्जन का अनिवार्य संसाधन भी होना चाहिए। राज्य सरकार के द्वारा संस्थाओं का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। अगला है न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए, यानी जो न्याय पंचायत होंगे वे विकास पंचायत से अलग होंगे, और एक योग्य न्यायाधीश के द्वारा इनकी सभापतित्व किया जाना चाहिए, यानी कि एक योग्य न्यायाधीश के द्वारा ही एक योग्य न्यायाधीश उनके सभापति होंगे जो सारा निर्णय लेंगे। राज्य में मुख्य चुनाव अधिकारी के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से पंचायती राज चुनाव कराए जाएंगे। फिर एक विकास के कार्य जिला परिषद को हस्तांतरित होने चाहिए, और सभी विकास कर्मचारी इसके नियंत्रण और देख रेख में होने
चाहिए, यानी कि जो भी विकास के कार्य होंगे वे जिला परिषद को हस्तांतरित किए जाने चाहिए और सभी विकास संबंधी कार्य इनके कर्मचारी के नियंत्रण और देखरेख में होना चाहिए। फिर आती है पंचायत राज संस्थाओं के मामले में देखरेख के लिए सरकार के एक मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए। उनकी जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थान भी आरक्षित होना चाहिए, तो ये तो है ही, 30% आरक्षण है। फिर एक एलएम सिंघवी समिति, तो सबसे पहले 1952 में आ गया हम लोग का सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 1957 में बलवंतराय 1957 में आ गया हम लोग का बलवंतराय मेहता और 1977 में आ गया हम लोग का अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। अब एलएम सिंघवी समिति 1986 में आएंगे। तो राजीव गांधी सरकार के दौरान 1986 में लोकतंत्र के विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार विषय पर एलएम सिंघवी की अध्यक्षता में गठित की गई और समिति के द्वारा जो सिफारिश की गई वे हैं क्या है, तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने और संरक्षण देने की आवश्यकता है। यानी कि इन्होंने सबसे पहले पंचायती राज को संवैधानिक रूप से मान्यता प्रदान करने की बात की गई और इसके लिए भारतीय संविधान में नया अध्याय जोड़े जाने की आवश्यकता है। गाँव के समूह के लिए नया पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए। ग्राम पंचायत को ज़्यादा व्यवहारिक बनाए जाने के लिए इनका पुनर्गठन व परिसीमन किया जाना चाहिए। फिर है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, उनके विघटन एवं उनके कार्यों से संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न होंगे उसे निस्तारण के लिए न्यायिक अधिकरणों की स्थापना की जाए, जैसा अशोक मेहता समिति में भी बोला गया था। और इसी के आधार पर 64वां संविधान संशोधन 1989 में राजीव गांधी की सरकार के समय किया गया, लेकिन यह राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। और फिर 1990 में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री का सम्मेलन बुलाया, जिसमें नरसिम्हा राव की सरकार ने पंचायती राज की स्थापना करने के लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 पारित किया और फाइनली 24 अप्रैल को यह प्रभाव में आ गई। फिर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 और अनुसूची 11 में वर्णित किया गया। तो इस प्रकार से ये सारे ऐतिहासिक घटना रही जिसके बाद भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अब अगला क्वेश्चन है और ये आखिरी क्वेश्चन है कि विकेंद्रीकृत नियोजन के तहत भारत के विकास में पंचायती राज की भूमिका स्पष्ट करें। ध्यान रहे कि ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर हो रहा है। तो जब तक कि 73वां और 74वां यानी कि नगरपालिका वाला, तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू नहीं हुआ, तब तक भारत में केवल केंद्रीकृत नियोजन लागू था। परंतु 1992 में पंचायती राज प्रणाली के संवैधानिक हो जाने के बाद भारत में विकेंद्रीकृत नियोजन को बल दिया गया। यानी कि 1992 से पहले भारत में पंचायती राज नहीं था, तो जाहिर सी बात वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी। लेकिन जैसे ही 1992 के बाद पंचायती राज आया, 73वां संविधान संशोधन हुआ, जो केंद्रीकृत व्यवस्था थी वे विकेंद्रीकृत व्यवस्था में परिवर्तित होने लगी। विकेंद्रीकरण अर्थात एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सारा कार्य एक जगह से संचालित एवं निर्यात न होकर अलग अलग जगहों से संचालित हो और उन्हीं स्तरों पर निर्णय भी लिया जाए जहाँ तक संभव हो। प्रत्येक स्तर पर उठने वाली समस्याओं के समाधान के प्रयास उसी स्तर पर किया जाएगा। इसका तात्पर्य नहीं है कि प्रत्येक स्तर अपने मनमाने ढंग से कार्य करे, परंतु प्रत्येक स्तर में अनुशासन हो एवं विभिन्न स्तरों में सामंजस्य विद्यमान हो। यानी कि जहाँ से प्रॉब्लम होगा वहीं पे उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे अपने मनमाने ढंग से करेंगे सारा चीज़, बल्कि अनुशासन में रहकर ही सारे चीज़ को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। वर्तमान में भारत में त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली को अपनाया गया है, जिसके तहत जिला में जिला परिषद, प्रखंड में ग्राम पंचायत और गाँव में प्रखंड में पंचायत समिति और गाँव में ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। पंचायत को 29% दिया गया है और साथ ही उन्हें राज्य वित्त आयोग के द्वारा कई प्रकार के आर्थिक स्रोत भी प्रदान किए गए हैं। साथ ही स्थानीय कर लगाने की भी शक्ति उनको दी गई है। क्योंकि भारत गाँवों का देश है तथा वहाँ आधारभूत संरचना का अभाव है, ऐसे में विकेंद्रीकरण नियोजन भारत में विकास के नए दरवाजे खोल सकता है। अभी की विकेंद्रीकरण नियोजन की क्या क्या भूमिका है भारत में, तो सबसे पहले कि वास्तविक और लचीला नियोजन। तो चूँकि विकेंद्रीकरण नियोजन में स्थानीय उपलब्ध संसाधन, स्थानीय कौशल, स्थानीय मानव संसाधन एवं स्थानीय आवश्यकताओं के बीच समन्वय स्थापित किया जा सकता है। अतः समय अनुसार परिवर्तन लाकर नियोजन को सफल बनाया जा सकता है। फिर कृषि विकास, तो विकेंद्रीकरण नियोजन में कृषि एवं उससे जो भी रिलेटेड क्रियाएं जैसे कि पशुपालन, बागवानी, मछली पालन और वन उत्पाद
को भी काफ़ी आसानी से विकास किया जा सकता है और साथ ही गाँव का विकास एवं कुटीर उद्योगों का विकास भी किया जा सकता है। फिर लोगों की भागीदारी में वृद्धि। तो अब क्या हो गया कि पंचायत आ गया, तो पंचायत में भी बहुत सारे गांव के लोग भागीदारी होंगे उनमें। तो जन भागीदारी द्वारा नियोजन अपनाया जाता है, इसलिए इसमें स्थानीय समस्याओं पर आधारित कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जनता स्वयं कोष का उपयोग करते हैं और योजना को लागू भी स्वयं करते हैं। सामाजिक सेवा। तो सामाजिक सेवा को आगे लाने में विकेंद्रीकृत शुरुआत की जाती है, जैसे स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल, शिक्षा आदि। ये सभी कार्यक्रम तुरंत प्रभावी और पोषणीय होते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग, तो जैसे कि सोलर हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जानवर एवं पौधे के अवशेष से भी जो ऊर्जा निकलता है हम लोग का बायोमास। फिर विकेंद्रीकरण योजना द्वारा इनके पर्याप्त उपयोग द्वारा एवं कुछ एजेंसी के माध्यम से पर्याप्त तकनीकी एवं वित्तीय सहायता देकर इनको कारगर बनाया जा सकता है। और आखिरी, सरल नियोजन प्रक्रिया। तो चूँकि इस योजना में जन भागीदारी की संभावना होती है, अतः यह सरल और पारदर्शी बनाया जा सकता है और प्रजातंत्र के साथ सीधा संबंध पाया जाता है। तो इसी के साथ हम लोग का जो इकोनॉमिक्स जो कि पेपर 5 है, इसका सेक्शन बी ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेक्शन सी या फिर सेक्शन डी में से किसी एक को शुरू करेंगे। तो इसका PDF आप टेलीग्राम में जाके ले सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार का कोई भी फ़ी नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।